इस दिल छू लेने वाली कहानी। राधा, आज क्या चाय नहीं मिलेगी? ब्रजेश जी ने बिस्तर से आवाज लगाई। कोई आवाज नहीं आने पर वो खुद ही पलंग से उतरकर रसोई की ओर चले गए। रसोई में चिमनी चल रही थी और उसकी आवाज से बेपरवाह होकर राधा जी तवे पर पराठे सेक रही थी। उन्होंने फिर दोहराया, आज चाय नहीं मिलेगी? अभी बनाती हूँ। वो तवे से पराठा उतारकर अपने पोते का टिफिन पैक करते हुए बोली। फिर जल्दी ही चाय चढ़ा दी और अपने पति को एक गिलास गर्म पानी दे दिया। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय के लेकर कमरे में रखकर जाने लगी तो ब्रजेश जी ने टोका, राधा, तसल्ली से बैठकर चाय तो पी लो। तुम तो ऐसे रसोई में लगी रहती हो जैसे तीनों बच्चे छोटे थे तब स्कूल जाया करते थे। वापस से तुम पर वो ही जिम्मेदारी आ गई है। बहू तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है और तुम बैठ नहीं रही हो। ज्यादा खड़े रहकर काम करोगी तो पैरों में दर्द हो जाएगा, फिर खुद से मालिश करोगी, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दोगी। अरे आती हूँ, अमित को चाय दे आती हूँ। उसे भी तो आपकी तरह बिस्तर पर चाय पीने की आदत है और बहू भी उठती होगी, फिर आकर बैठती हूँ। चाय लेकर राधा जी 2 घूंट चाय के हलक में उतारती हैं, तभी सरल की आवाज आती है, दादी, आपने मेरी पानी की बोतल नहीं भरी, मैं स्कूल में प्यासा रहूँगा क्या? तभी अमित भी बोलता है, क्या मम्मी, जब टिफिन पैक करके देती हो तभी बोतल भी भर कर दे दिया करो, रोज रोज भूल जाती हो। मोबाइल में नजरें गड़ाते हुए बेरुखी से अमित बोले जा रहा था। राधा जी ने एक ठंडी आह भरी और अपने कमरे में आकर रोने लग गई। बहू तो बहू, बेटा भी सुनाने लगा है। सुबह उठने से लेकर रात तक लगी रहती हूँ, फिर भी दोनों सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है? मैं माँ होकर अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनती हूँ, बहुत बुरा लगता है। ब्रजेश जी ने उन्हें चुप कराया और बोले, मैं तो कह ही रहा था यहाँ से चलते हैं, पर तुम्हें ही बेटे और पोते का मोह है। तुम अभी तक मुंह में जकड़ी हुई हो, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो हैरानी से बोली, ईश्वर ने हमारे लिए भी कुछ सोच रखा होगा, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। तुम आंसू पोंछो और ये पानी पियो। वो पानी पी ही रही थी कि तभी घर में दीक्षा की आवाज़ गूंजती है, मम्मी जी, अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? आज मुझे फिर बैंक के लिए देरी हो जाएगी। आपसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा फुर्ती से काम किया करो। घर में काम ही कितना है, यहाँ गांव के जितना काम भी नहीं है। गांव में तो आप सिलबट्टे पर मसाला पीसती थी, कपड़े हाथ से धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। मेरे यहाँ तो मेड आती है, बस आपको खाना और नाश्ता ही तो बनाना है, वो भी आप समय पर नहीं बना पाती हो। फिर आपका यहाँ रहने का हमें क्या फायदा हो रहा है? दीक्षा लगातार बोले जा रही थी और राधा जी चुपचाप सुने जा रही थी, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। उन्हें अपनी बड़ी बहू दीक्षा के साथ रहना था। वो जो चाहे उन्हें सुना सकती है, क्योंकि दीक्षा और अमित ही इस घर को चला रहे थे। आजकल जो कमाता है वो ही घर का बड़ा कहलाता है। ब्रजेश जी और राधा जी अपने गांव में सुख की जिंदगी जी रहे थे। ब्रजेश जी एक स्कूल में अध्यापक थे और उसी से घर चल रहा था। 2 बच्चों के पिता अपने बच्चों को भी संस्कार दे रहे थे। छोटा बेटा पढ़ लिख कर अपने दम पर विदेश में नौकरी करने क्या गया, वहीं का होकर रह गया। उसे ना अपने माता पिता से मतलब था और ना ही गांव की जमीन जायदाद से। वो तो विदेश से भारत आना ही नहीं चाहता था और शादी भी वहीं की लड़की से करके कभी वापस आया भी नहीं। सबसे बड़ा बेटा अमित एक बैंक में काम करता था, उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, घर का खर्चा चल जाता था। उसने अपने साथ ही काम करने वाली दीक्षा से शादी कर ली। अब दोनों को अपना घर लेना था। शादी के कुछ साल बाद बेटे का जन्म हुआ। राधा जी अपना पोता आने से बहुत खुश थी और गांव से शहर आना जाना करती थी। उनका अपने बेटे और पोते के साथ रहने का बड़ा मन था। अमित को दीक्षा ने सलाह दी, मम्मी जी, पापा जी, गांव का घर और जायदाद बेच दे तो शहर में फ्लैट ले लेंगे, फिर हम सब साथ में मिलकर रह लेंगे। वैसे भी छोटे भैया तो कह रहे हैं कि उन्हें जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए। अमित को ये सलाह पसंद आ गई।
उसने दोनों को कहा तो राधा जी तो बहुत खुश हो गई। छोटे बेटे बहू के साथ तो कभी रह ना सकी, तो क्यों ना बड़े बेटे बहू के साथ ही रह ले। ब्रजेश जी नहीं चाहते थे कि राधा जी अपना ठिकाना छोड़कर बेटे बहू के यहाँ आश्रित हो जाए, पर उनको अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने अपना घर और ज़मीन बेचकर पैसे अमित को दे दिए। अमित ने अपने नाम से घर ले लिया और अपने मम्मी पापा को शहर ले आया। शुरू के कुछ सप्ताह तो बहुत अच्छा रहा, पर धीरे धीरे बड़ी बहू दीक्षा अपने रंग दिखाने लगी। वो देर तक सोकर उठती थी और अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन उसने खाना बनाने वाली की भी छुट्टी कर दी और खाने नाश्ते की जिम्मेदारी अपनी सास पर छोड़ दी। राधा जी खाना बनाने लगी और घर संभालने लगी और अपने पोते को भी वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी बहू को कहा, कल तेरे ससुर जी का जन्मदिन है, मीठे में क्या बनाऊं? आप भी मम्मी जी घी और राशन सामान की बर्बादी करती रहती हैं, आपको पता है नहीं है कितनी महंगाई हो गई है, बेकार ही क्यों मीठा बनाना। अब पापा जी कोई बच्चे तो है नहीं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए। आपको तो बैठे बिठाए मुफ्त में सब खाना मिल जाता है, बस रसोई घर में कुछ भी बना लो। उम्र के हिसाब से थोड़ा जीभ पर नियंत्रण भी रखना चाहिए। दीक्षा के मुंह से ये सब बातें सुनकर राधा जी सन्न रह गई। जिस बहू को अपना समझकर सब सौंप दिया, वो ही बहू उन्हें आज आंखें दिखा रही थी। उन्हें कुछ समझ न आया तो कमरे में आकर आंसू बहाने लगी। ब्रजेश जी को सब बातें बताई तो वो भी सोच में पड़ गए। अब उन्हें भी महसूस हो रहा था कि पत्नी के कहने पर घर और जमीन बेचकर सारा पैसा बेटे को सौंपकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन अब तो वो अपना सब कुछ खो चुके थे। अब तो उनके पास कोई चारा नहीं था। एक दिन गांव से कोई रिश्तेदार शादी का बुलावा देने आए तो दीक्षा ने साफ मना कर दिया, मैं तो रोज बैंक का काम करने जाती हूँ, अगर मम्मी जी शादी में एक हफ्ते के लिए चली जाएंगी तो यहाँ का काम कौन संभालेगा। उस दिन राधा जी को बहुत गुस्सा आया। बहू, तुम्हें ये सब उनके मुंह पर बोलने की क्या जरूरत थी? हम कोई दूसरा बहाना भी बना सकते थे। हाँ, लेकिन मैं उनके इरादे भाप गई थी। वो हमारे यहाँ आकर डेरा जमाना चाहते थे, शादी की सारी शॉपिंग यहीं से करते और मेरे घर पर ही बैठे रहते। आखिर मैं महंगाई में उनका खर्च क्यों उठाऊं? तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें रिश्तेदारों के साथ में निभाना चाहिए। बड़ी बहू हो तो क्या करूं? आपकी दिन रात सेवा करती रहूं? अब आपकी छोटी बहू तो आपको पूछती नहीं है और छोटा बेटा भी खर्चे के लिए 1 रुपए भी नहीं भेजता है। ये तो मैं हूँ जो आपके साथ निभा रही हूँ। कोई दूसरी होती तो अब तक घर से निकाल देती। ये सुनकर राधा जी बोली, बहू ये मत भूलो कि ये घर मेरे पति के पैसों से तुमने खरीदा है। हाँ खरीदा है, कोई सबूत है आपके पास? अब तो ये घर मेरे पति के नाम पर है तो मेरा ही है, आपका इस घर पर कोई हक नहीं है। अब राधा जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें भी महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपने पति को घर जमीन बेचकर बेटे बहू को पैसा देने की बहुत बड़ी गलती कर दी। बेटा अमित भी बहू की बोली बोलता था। राधा जी और ब्रजेश जी छोटे छोटे खर्चों के लिए तरस गए थे। अब वो पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर हो गए थे। राधा, सब कुछ छोड़कर गांव वापस चलते हैं, यहाँ तो हम जीना ही भूल गए हैं। तुम घर का काम करती हो और मैं बाजार का। उस दिन जब बहू ने सब्जी लाने को पैसे दिए थे, 1-1 रुपए का हिसाब ऐसे मांग रही थी जैसे मैं सब्जी के पैसे में से रुपए रख लूँगा। ये सारी बातें दिल को दुखाती हैं। सरल को आइसक्रीम दिलाकर लाता हूँ तो मेरा भी मन मचलता है, पर बहू हमें खाने को नहीं देती है। नौकर की तरह काम करते हैं और बेटा भी कुछ नहीं बोलता है। उस दिन बहू ने ढेर सारे कपड़े प्रेस करने को दे दिए। मेरी तो कमर ही दुखने लगी। बुढ़ापे में वो काम करने पड़ रहे हैं जो जवानी में कभी किए ही नहीं। मन तो मेरा भी दुखता है, पर हम गांव जाकर क्या खाएंगे? हमारे पास तो कुछ बचा भी नहीं है।
आप भी गांव में सरकारी टीचर तो नहीं थे, तो आपको भी पेंशन नहीं मिलती है, घर भी नहीं है और घर चलाने को पैसे भी नहीं है। राधा जी और ब्रजेश जी बहुत परेशान थे, पर उनकी परेशानी से दीक्षा बेखबर थी। उसे तो यही विश्वास था कि उसके सास ससुर अब उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा हो तो कोई भी निर्णय लेने में आसानी होती है, वरना युवा हो या बुजुर्ग दोनों ही मजबूर हो जाते हैं। अगली सुबह देर तक जब अमित और दीक्षा को चाय नहीं मिली, तो दीक्षा दनदनाती हुई अपनी सास के कमरे में गई। ब्रजेश जी और राधा जी अपना सामान पैक करने में व्यस्त थे। ये क्या कर रहे हो? सुबह से चाय नहीं बनी है और सरल का भी टिफिन पैक नहीं हुआ है। उसकी स्कूल बस आने वाली है। आपको कुछ फिक्र भी है या नहीं? राधा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तुम्हारा घर अब तुम ही जानो। तुम्हें अपने बेटे का टिफिन पैक करना है तो कर लो, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब इतनी महंगाई में तुम्हारे घर खाना खाते हैं तो भारी लगता होगा, इसलिए हम दोनों इस घर से जा रहे हैं। घर छोड़ के जा रहे हैं? कमरे से आती हुई आवाज अमित के कानों में गूंजती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आखिर कहाँ जा रहे हो? इस घर में आपको जगह मिली हुई है और कोई नहीं रखेगा। वो आपका छोटा बेटा तो आपकी कभी खबर भी नहीं लेता है। ये तो गनीमत है कि मैं आप लोगों को घर में रख रहा हूँ और खाना दे रहा हूँ। हाँ बेटा, तू हम पर बहुत एहसान कर रहा है। खाना और सर पर छत तो हमें कहीं भी मिल जाएगी। माता पिता को इन सब के अलावा प्यार और सम्मान भी चाहिए। वो तो हमें इस घर में कभी मिला ही नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं। और तू क्या हमें रख रहा है? तू तो खुद हमारे पैसों से खरीदी हुई छत के नीचे रह रहा है और हमें ही आंख दिखाता है। छोटे बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही तुमसे रखेंगे। अब हम हमारा देख लेंगे और तुम तुम्हारा देख लो। तभी राधा जी बोलती हैं, बड़ी बहू, काश तुम हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करती तो ये घर बना रहता। हमें पोते का सुख मिलता और सरल को दादी दादा का प्यार मिलता, पर ये सब संभव नहीं है। तुम अपना परिवार संभालो। वैसे भी सब काम के लिए मेड आती है। खाने और नाश्ता बनाने का छोटा सा काम है, वो तुम कर लेना। सरल को किसी पालना घर में छोड़ देना या तुम इसके लिए मेड रख लेना। हमारे जाने से तुम्हारा खर्चा बच जाएगा और ये कमरा भी किराए पर उठा देना और सुखी रहना। इतना कहकर दोनों कमरे से अपना सामान लेकर बाहर निकल गए। दीक्षा और अमित के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। सुनो जी, घर तो छोड़ दिया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? राधा जी ने आतुरता से पूछा। अपने गांव जा रहे हैं। गांव में इन 2 सालों में 2 नए स्कूल खुल गए हैं। मैंने बात की थी, मैं वहाँ बच्चों को पढ़ाऊंगा और रहने को एक कमरा भी दे रहे हैं। फिर गांव में अपने पड़ोसी और रिश्तेदार भी तो हैं। ईश्वर की कृपा से सब हो जाएगा। लेकिन इतने से पैसों में घर कैसे चलेगा? राधा जी ने आशंका जताई। मेरा बचपन का मित्र राम याद है तुम्हें? उनका बेटा शहर में बड़ा सा वकील है। उसी ने सलाह दी है कि मैं अपने दोनों बेटों से मासिक खर्च पाने का अधिकारी हूँ, इसलिए अब वहाँ जाकर उससे मिलूंगा और नोटिस भिजवा दूंगा। फिर हर महीने खर्चा आने लगेगा, तब तो घर चल जाएगा। अपने ही बच्चों को नोटिस भिजवाओगे? समाज क्या कहेगा? राधा जी ने आशंका जताई। राधा, कभी कभी बच्चों के बुरे बर्ताव के लिए माता पिता को भी कुछ कठोर निर्णय लेने होते हैं, सख्त कदम उठाने होते हैं। बच्चे अपना फर्ज भूल जाएं तो उन्हें याद दिलाना होता है। आज दीक्षा और अमित ये बात समझते कि साथ रहने से सबका भला है, तो ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करते। ब्रजेश जी गांव की ओर जाने वाली बस में बैठे निश्चिंत थे और राधा जी उनके कंधों पर सिर टिकाए थी। बुजुर्गों को साथ रखकर उन्हें सम्मान भी दिया जाना चाहिए। रोटी और सिर पर छत तो वृद्धाश्रम में भी मिल जाएगी। इस उम्र में अपनों का साथ और लगाव भी चाहिए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।